नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम ने थोपाकू कैंप में हाथी को गन्ना खिलाया, यही बनी ऑस्कर विनिंग एलिफेंट विस्पर। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में खुली जीप में घूमे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका में आईएमएफ, विश्व बैंक, G20 की बैठक में करेंगी शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 480 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने सभी सांसदों और विधायकों के साथ पहुंचे अयोध्या। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होने मैसूर पहुंचे। हैट, टी शर्ट और ट्राउजर में पीएम मोदी का लुक बदला हुआ है। पहले वे बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे और खुली जीप में घूमे, जिसके बाद वे कर्नाटक की सीमा से लगे मुदुरुमलई नेशनल पार्क गए और थेपाकड़ू एलिफेंट कैंप का भी दौरा किया। यहाँ उन्होंने एक हाथी को गन्ना खिलाया और उसे सहलाया। इस एलिफेंट पार्क का मुख्य आकर्षण हाथी रघु है। ऑस्कर विनिंग फिल्म द एलिफेंट विस्पर रघु और उसे पालने वाले पर आधारित है। इस बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला। अब बात करते हैं वित्त मंत्री सीतारमण, जो कि G20 के बैठकों के साथ साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भी भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगी। वित्त मंत्री ने शनिवार को एक बयान में कहा कि अपनी सप्ताह भरी की यात्रा के दौरान ये भारत G20 अध्यक्षता और G20 के संबंधित कार्यक्रमों के तहत दूसरी G20 वित्त मंत्रियों और सदस्यों देश के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक की मेजबानी करेंगी। इसके अलावा उनके 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक की वॉशिंगटन डीसी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बैठक, कुछ सत्र और अन्य संबंध बैठकें होंगी। बयान के अनुसार वित्त मंत्री के अधिकारियों के साथ वह विश्व बैंक, विकास समिति और आईएमएफ समिति के पूर्ण सत्र में भाग लेंगी। इसमें कहा गया कि सीतारमण देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। बयान के अनुसार सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 से 13 अप्रैल 2023 को दूसरी G20 FMBBC बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगी। इसमें कहा गया कि दूसरी G20 FMCBG बैठक में 3 सत्र होंगे: वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरचना, सतत वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने शनिवार को देवरिया में 480 करोड़ रुपए से अधिक की 223 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आदित्यनाथ ने इस दौरान यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद देवरिया की परंपरा ऋषि मुनियों व संतों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सामने एक आदर्श बन गया है। उन्होंने कहा, सुशासन का मोदी मॉडल देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है। आज भारत एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में सुशासन का जो मॉडल है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने देवरिया के भलुआनी ब्लॉक के बहौर धनौती में नवनिर्मित मर्जादी देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी एक लोकार्पण किया। इस केंद्र की लागत 216.23 लाख रुपए बताई गई। बता दें कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि कानून व्यवस्था की परवाह किए बिना लोगों को रंगदारी की धमकियां देकर अगवा करने वाले गैंगस्टर अब अदालत की सजा के बाद अपनी पैंट गीली कर रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। सीएम बनने और शिवसेना का नाम चिन्ह मिलने के बाद पहली बार अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। शिंदे शनिवार को देर रात लखनऊ पहुंचे और आज सुबह वो पूरे काफिले के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन कर एकनाथ शिंदे ने अपने आप को हिंदुत्व की राजनीति करने वाले नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। शिंदे के अयोध्या दौरे को लेकर पूरे अयोध्या में शिवसेना के झंडे और मुख्यमंत्री के बैनर लगाए गए हैं।
शिवसेना नाम और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद एकनाथ शिंदे अब अपने आप को बाला साहेब ठाकरे का अनुयायी बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए पूरे विधायकों और सांसदों के साथ मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा करने पहुंचे। शिवसेना के प्रवक्ता नरेश महसेक ने कहा कि हमारी मुख्य विचारधारा हिंदुत्व को ही और पार्टी उस पटरी से दूर जा रही थी। हालांकि एकनाथ शिंदे उसे वापस हिंदुत्व की विचारधारा के रास्ते पर ले आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के बाद रामलला का यह पहला दर्शन है, यह असली हक हमें मिला। पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा से फिसल रही थी, उसे वापस हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ हम लेकर आए। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि आपत्तिजनक वेब सीरीज पर प्रतिबंध के लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने यहां कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के प्रवचन कार्यक्रम में ये बात कही। चौहान ने कहा कि महाराज देवकीनंदन ठाकुर जी ने आपत्तिजनक वेब सीरीज पर प्रतिबंध की जरूरी बात कही। युवा पीढ़ी संस्कृति के विमुख हो रही है, इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। शिवराज सरकार लाडली बहन योजना लेकर आई है, जिसके लिए पूरे राज्य में हितग्राही की लंबी कतारें देखी जा सकती है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी यह कतारें हैं। वादा हर महीने 1000 रुपए देने का है। बजट में इसका प्रावधान हो चुका है। चुनावी साल में इसे बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। खबर दिल्ली से आ रही है। सीएनजी और पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस की कीमतों में शनिवार को 6 रुपए तक की कटौती कर दी गई है। ये करीब 2 साल में गैस कीमत में हुई पहली कटौती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, सीएनजी और पीएनजी से उपभोक्ताओं को राहत। घरेलू उत्पाद प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण पद्धति को संशोधित करने के कैबिनेट के फैसले के परिणाम स्वरूप दिल्ली और यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा सीएनजी की कीमत में लगभग 6 रुपए किग्रा और घरेलू पीएनजी की कीमत में 5 रुपए की कटौती की गई। घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण पद्धति को संशोधित करने के कैबिनेट के फैसले के परिणाम स्वरूप दिल्ली और यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा सीएनजी की कीमत लगभग 6 किग्रा और घरेलू पीएनजी की कीमत लगभग 5 की कटौती की गई। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने शनिवार को परिवहन क्षेत्र में तमिलनाडु में करीब 5000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई आधारशिला रखी। इनमें चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के विकास के लिए केंद्र के प्रयासों का उल्लेख किया और इस संबंध में विभिन्न योजनाओं को याद किया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर अपने राज्यों के लिए और परियोजनाओं तथा निधि आवंटित करने पर जोर दिया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में क्रांति देख रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत तभी समृद्ध होगा जब विविध बहुजातियों और बहुभाषी राज्यों के विकास के लिए केंद्र से धन का प्रवाह कम नहीं हो। उन्होंने कहा कि समृद्ध और मजबूत राज्य सरकार संघवाद एवं जीवंत भारत के सच्चे संकेतक है। स्टालिन ने दावा किया कि शासन का उनका द्रविड़ मॉडल पूरे तमिलनाडु के विकास के लिए आवश्यक सकारात्मक कार्यक्रम को लागू करने के वास्ते इस सिद्धांत पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु का विकास केंद्र के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और राज्य को रेल बुनियादी ढांचे के लिए इस बार रिकॉर्ड 6000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की, जिन्होंने शनिवार को ये दावा किया कि लोगों को जाति तथा धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है तथा सत्तारूढ़ नेता लोगों की समस्या सुलझाने के बजाय मंदिर की राजनीति कर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हैं।
उत्तरीय महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने मुंबई में कपड़ा मिल के मराठी भाषी मजदूरों की दुर्दशा के लिए मौजूदा केंद्र सरकार को आर्थिक नीति को जिम्मेदार ठहराया। पवार ने सरकार पर श्रमिक संघों को कमजोर करने की कोशिश करने तथा उन्हें उस पर निर्भर बनाने का आरोप लगाया और देश में मजदूरों से अपना भविष्य सुरक्षित कराने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने दावा किया कई जगहों पर सरकारी काम बंद हो रहे हैं, लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दे हैं और उम्मीदें हैं कि इन समस्याओं को हल करने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें शासकों का दिलचस्पी नहीं है। अयोध्या दौरे पर गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा प्रहार करते हुए पवार ने कहा कि लोगों का असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने मंदिर की राजनीति जैसे मुद्दों में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब टेक से जुड़ी नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया का एक ही पॉपुलर टर्म बन चुका है, जो कि बीते साल अमेरिका की एक टेक स्टार्टअप कंपनी ओपनआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट की पेशकश रखी। यानी एक ऐसा चैटबॉट जो इंसानों से इंसानों जैसे बात करने के रूप में जाना गया है। इस चैटबॉट का नाम सुनकर इसके ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने की क्षमता को जानकर हर यूजर इसे अपने अलग अलग सवालों पर परखा। आर्टिफिशियल एजेंसी विजन एआई, कन्वर्सेशनल एआई, सेंस एआई और डिसीजन एआई यानी 4 तरह के होते हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं। विजन एआई ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर और सिस्टम को डिजिटल इमेज, वीडियो और दूसरे विजुअल इनपुट से जानकारियां इकट्ठा करने में मददगार होती है। इन जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद आगे के एक्शन और प्रोसेस को पूरा किया जाता है। एक एआई की मदद से कंप्यूटर को सोचने में मदद मिलती है, जबकि इसके विजन की मदद से समझने और ऑब्जर्व करने का काम होता है। कन्वर्सेशनल एआई इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों जैसी बात की जा सकती है। चैटबॉट और वर्चुअल एजेंट्स इसका उदाहरण है। ये एआई इनपुट के रूप में टेक्स्ट और वॉइस पर काम करते हैं। सेंस एआई इस टेक्नोलॉजी की मदद से मशीन इंसान के 5 सेंस विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच का आधार पर काम करती है। जानकारियां इकट्ठी करने के लिए ये एआई इंसान की स्पीच और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करती है। डिसीजन एआई इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान को उसके काम से जुड़े अलग अलग क्षेत्र में मशीन की मदद से फैसलों को लेने में आसानी होती है। अब बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो की, जो कि भारत की प्रमुख भ्रष्टाचारी विरोधी एजेंसी है। ये जांच में देरी के कारण हाई प्रोफाइल घोटालों से संबंधित मामलों को उनके तार्किक अंत तक लाने में नाकाम होने पर आलोचना का सामना कर रही है। उदाहरण के लिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली अखबारी नीति घोटाले और जासूसी मामले में 2 मामले दर्ज किए हैं। एजेंसी ने सिसोदिया को दोनों ही मामलों में नंबर 1 आरोपी बनाया है, लेकिन दोनों में चार्जशीट दाखिल करना अभी बाकी है। आईसीआईसीआई चंद्र कोचर मामले में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू होने के 2 साल बाद जनवरी 2019 में प्राथमिक दर्ज की थी। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के 5 साल बाद दिसंबर 2022 में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंद्र कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के एमडी वीएन दूत को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई में देरी ने एजेंसी की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में सीबीआई ने आईसीआईसीआई वीडियोकॉन ऋण मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है।